Hello students, I welcome you all to my YouTube channel Emma Mother Story Circle. Before we start the video, I would like to request you to please put this video in the speed of 1.5. इसको 1.5 के स्पीड से आप इस वीडियो को देखें। तो इस सेशन में हम लोग क्लास 10th के लिए जो चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी में दिए गए सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे जहाँ पे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाते हैं, क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 4 और 5 मार्क्स के, दोनों प्रोज और पोएट्री से पूछे जाते हैं और ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिए गए होते हैं, है ना। So let's start. So the first question is, what makes writing in a diary a strange experience for Anne Frank? एन फ्रैंक का एक डायरी लिखना उसके लिए एक अजीब एक्सपीरियंस क्यों था? आंसर, फर्स्ट एन फ्रैंक हैड नॉट रिटन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर। सबसे पहली बात यह कि एन फ्रैंक ने इस तरह से कभी भी पहले नहीं लिखा था। एंड सेकेंडली, शी थॉट दैट नोबडी इज गोइंग टू रीड और वुड बी इंटरेस्टेड इन हर डायरी। और फिर दूसरी बात, उसे ऐसा लगता था कि कोई भी उसकी डायरी को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखेगा। यहाँ तक वो सोचती थी कि मैं भी अगर बाद में अगर सोचूं तो मुझे भी अपनी डायरी को पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं होगा, तो फिर दूसरे लोग इस बात को क्यों ध्यान देंगे कि कोई एक 13 साल की बच्ची जो स्कूल जाती है वो अपनी डायरी में क्या लिखती होगी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी? आखिरकार एन एक डायरी रखना ही क्यों चाहती थी? So the answer is Anne wants to keep a diary because she did not have any friend. वह डायरी इसलिए रखना चाहती थी क्योंकि उसके पास कोई भी दोस्त नहीं था। Question number 3, why did Anne think she could confide more in her diary than in people? Confide का मतलब होता है to believe in someone, to trust in someone, किसी में भरोसा करना, किसी पे विश्वास करना। तो एन को ऐसा क्यों लगता था कि वह लोगों से ज़्यादा अपनी डायरी पे भरोसा कर सकती थी? So the answer is, though Anne would love to confide in her close friends. हालांकि एन जो है वो अपने क्लोज फ्रेंड्स में कन्फाइड करना, उन पे विश्वास करना काफ़ी पसंद करती, बट शी डिडंट हैव वन। लेकिन उसके पास कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं था। द फ्रेंड्स दैट शी हैड लाइक टू हैव फन एंड एंजॉय द गुड टाइम्स। और उसके पास जो भी फ्रेंड्स थे वे उनके साथ क्या करना पसंद करती थी? सिर्फ फन करना और इंजॉय करना पसंद करती थी। दे वर नॉट द काइंड whom शी कुड confide in। और वे उसके दोस्त जो थे वे उस तरह के नहीं थे जिसमें वो भरोसा कर सकती थी, जिन पे वो ट्रस्ट कर सकती थी। शी ऑलवेज बिलीव्ड दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। उसे हमेशा से ऐसा लगता था कि लोगों से ज़्यादा पेशेंस, लोगों से ज़्यादा धैर्य किस में होता है? पेपर में होता है। सो सी डिसाइडेड टू राइट एंड कन्फाइड इन अ डायरी। और इसीलिए उसने ना ये डिसाइड किया कि वो लिखेगी और अपने डायरी पे ज़्यादा ट्रस्ट करेगी। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज एन प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ? ये एन है ना, अपने लाइफ के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपनी डायरी में क्यों प्रोवाइड करती है, वहाँ पे क्यों उसे लिखती है? And the answer is, Anne provides a brief sketch of her life since no one would understand her musings if she were to jump writing। कि अगर वो कहीं से भी अपनी डायरी में जंप कर जाए और कहीं से भी कुछ भी लिखना शुरू कर दे तो उसकी डायरी के बारे में कोई भी समझ नहीं पाएगा, यहाँ तक कि उसकी डायरी के लिखे गए एक वर्ड्स को भी कोई समझ नहीं पाएगा। इसलिए उसने सोचा कि मुझे अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रो देना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 5, What tells you that Anne loved her grandmother? आपको कैसे पता चलता है कि वह अपनी ग्रैंडमदर से बहुत प्यार करती थी? एंड द आंसर इज एन्स स्टेटमेंट। कि एन के स्टेटमेंट से हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी ग्रैंडमदर को बहुत प्यार करती थी। दैट नो वन कुड अंडरस्टैंड हर इंटेंसिटी ऑफ लव फॉर हर ग्रैंड माँ इंडिकेट्स दैट शी लव्ड हर ग्रैंडमदर। कि मतलब कोई भी उसकी इंटेंसिटी को ये समझ नहीं पाएगा कि वो अपनी ग्रैंड माँ से कितना प्यार करती थी, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि इन एडिशन हर टचिंग जेस्चर्स ऑफ लाइटिंग अ कैंडल फॉर ग्रैंड मदर ड्यूरिंग एन्स बर्थडे is also a poignant reminder of her love for grandmother।
अब यहाँ पे कह रहा है कि जब एन जो है अपनी ग्रैंड मदर के डेथ के बाद जब अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी तो उसने अपनी ग्रैंड माँ के लिए एक अलग से कैंडल जलाया था, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है ये बतलाने के लिए कि वो अपनी ग्रैंड माँ से कितना प्यार करती थी। क्वेश्चन नंबर 6, वाई वॉज मिस्टर कीजिंग एनॉयड विद एन? कि एन के साथ मिस्टर कीजिंग वॉज द मैथमेटिक्स टीचर ऑफ द क्लास, वो इतना एनॉयड, इतना परेशान क्यों थे? वॉट डिड ही आस्क हर टू डू? और फिर मिस्टर कीजिंग ने मिस्टर एन को क्या करने के लिए कहा? So the answer is Mr. Keesing was annoyed with Anne because she talked very much in the class. Mr. Keesing उसके साथ परेशान इसलिए थे, उससे चिढ़े इसलिए हुए थे क्योंकि एन फ्रैंक की क्लास में बहुत ज़्यादा बात करती थी. She was a very talkative girl. He assigned her extra homework by asking her to write an essay on the subject a chatterbox. और यहाँ पे मिस्टर कीजिंग ने एन फ्रैंक को एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, और एक्स्ट्रा होमवर्क एक ऐसा सब्जेक्ट था, उस पर क्या लिखना था, ऐसे लिखना था, और सब्जेक्ट का नाम क्या था, चैटर बॉक्स. तो ये अपने आप में काफ़ी फ़नी जो है ना ये टॉपिक था. तो चैटर बॉक्स मीन्स एक ऐसा इंसान जो हमेशा बोलता रहता है, उसी को हम लोग चैटर बॉक्स कहते हैं. तो इनफैक्ट कहा जाए तो एन फ्रैंक एक चैटर बॉक्स थी. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर ऐसे? कि ऐसे में उसने कैसे ये साबित किया, कैसे जस्टिफाई किया अपने बोलने की इस हैबिट को, अपने बोलने की इस आदत को एन फ्रैंक ने अपने ऐसे में कैसे जस्टिफाई किया कि मिस्टर कीजिंग उसकी बात को समझ पाए कि वो क्लास में इतना क्यों बोलती है. एंड द आंसर इज सी गेव 2 आर्ग्यूमेंट्स टू जस्टिफाई हर चैटर बॉक्स. अपने बात करने की इस आदत को साबित करने के लिए, उसे सही ठहराने के लिए एन ने 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए. And the first was that chatting is a student's trait. कि बात करना एक स्टूडेंट का क्या है, ट्रेट है, उसकी हैबिट है, उसकी आदत है. एंड द सेकेंड दैट इनहेरिटेड ट्रेट्स आर नॉट क्यूरेबल. और दूसरी बात कि वैसा ट्रेट, वैसी आदत जो आपको इनहेरिटेंस में मिलता है, जो आपको अपने पेरेंट्स से मिलता है, उसको क्योर नहीं किया जा सकता है, उसको सुधारा नहीं जा सकता है. तो ये 2 रीजंस थे जो कि एन फ्रैंक ने प्रोवाइड किए थे अपने ऐसे में, किसके सामने, मिस्टर कीजिंग के सामने. क्वेश्चन नंबर 8, डू यू थिंक मिस्टर कीजिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर? क्या आपको लगता है कि मिस्टर कीजिंग क्या थे, एक स्ट्रिक्ट टीचर थे? एंड द आंसर इज येस, कि हाँ, ही वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर. आई बिलीव दैट मिस्टर कीजिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर. मैं ये मानता हूँ कि मिस्टर कीजिंग क्या थे, एक स्ट्रिक्ट टीचर थे. However, he was not rigid. लेकिन इसके बावजूद वो रिजिड नहीं थे. स्ट्रिक्ट तो थे लेकिन कठोर नहीं थे, रिजिड नहीं थे, वो बच्चों को मारते पीटते नहीं थे. He expected discipline and silence in his class. वो क्या चाहते थे, डिसिप्लिन चाहते थे और क्लास में शांति चाहते थे, है ना, अपनी क्लास में, while he was teaching. और कब, जब वो पढ़ा रहे होते. He punished Anne by asking her to write an essay on a chatterbox. मिस्टर कीजिंग ने किसको पनिश किया था, एन फ्रैंक को पनिश किया था, और उन्होंने पनिशमेंट में एक ऐसे लिखने को कहा था, और टॉपिक क्या था, अ चैटर बॉक्स. व्हेन एन रोट अ कन्विंसिंग एसे ऑन इट, ही रिसीव्ड इट विद गुड ह्यूमर. और जब एन ने काफ़ी कन्विंसिंग ऐसे लिखा, काफ़ी लॉजिकल ऐसे लिखा, तो उसको मिस्टर कीजिंग ने काफ़ी अच्छे तरीके से लिया, काफ़ी करेक्ट वे में लिया. However, when Anne continued with her talking, he again punished her by asking her to write another essay. This time the topic was an incorrigible chatterbox. और इसके बावजूद भी जब एन ने अपनी आदत नहीं सुधारी, वो क्लास में कंटिन्यूस बोलती रही, तो मिस्टर कीजिंग ने उसे फिर दूसरा जो पनिशमेंट दिया, और दूसरे पनिशमेंट में उसने फिर दूसरा टॉपिक दिया, और वो टॉपिक क्या था, एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स. एक ऐसा चैटर बॉक्स जिसको सुधारा नहीं जा सकता है, जो हमेशा गलती करती रहती है. तो इसके बारे में क्या करना था, एन फ्रैंक को एक ऐसे लिखना था दूसरी बार, सेकेंड टाइम. इवन आफ्टर दिस, इसके बाद भी, व्हेन शी केप्ट टॉकिंग, मतलब उसके बाद भी जब वो बात करना जारी रखी, ही आस्क्ड हर टू राइट एंड द टॉपिक क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. तो जब तीसरी बार मिस्टर कीजिंग ने जो
एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन किया टू राइट एन ऐसे। तो जो टॉपिक था वो काफ़ी फ़नी था, जैसे कि क्वैक 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 ये जो साउंड होता है, इट इज़ जनरली प्रोड्यूस्ड बाय द डक, बतख का ये साउंड होता है ना। तो क्वैक 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 कहने का मतलब यहाँ पे एक ऐसा बच्चा जो क्लास में बतख की तरह हमेशा बोलता रहता है। तो इस बारे में मिसेस एन फ्रैंक को क्या करना था, एक ऐसे लिखना था। He was trying to play a joke on her. मिस्टर कीजिंग यहाँ पे थोड़े से ह्यूमरिस्टिक वे में एक मजाक करना चाहते थे, किसके ऊपर, एन फ्रैंक के ऊपर। However, she came up with a brilliant poem. इसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि वो एक काफ़ी शानदार पोएम लिख कर लाई, है ना। वो जो ऐसे था उसने एक पोएम के फॉर्म में लिखा था, और इस पोएम को लिखने में उसकी एक फ्रेंड थी, उसने हेल्प किया था, है ना। शायद उसका सैनी नाम था, आप चैप्टर में देख सकते हो। एंड ही रीड दिस पोएम इन द क्लास। और फिर जब इसने, एन फ्रैंक ने उस पोएम को, उस लास्ट ऐसे को सबमिट किया, तो मिस्टर कीजिंग ने उस पोएम को सारे क्लास के सामने पढ़ के सुनाया, एक्नॉलेजिंग इट्स कंटेंट, और उसके कंटेंट को एक्नॉलेज किया, उसकी सराहना की। देयरफॉर इन रिगार्ड ऑफ दीज इवेंट्स मिस्टर कीजिंग कैन नॉट बी इंटायरली लेबल्ड एज अ स्ट्रिक्ट टीचर। तो इन सारे इवेंट्स को अगर देखा जाए, इन सब को जोड़कर देखा जाए, है ना, तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा, है ना, क्या थे, स्ट्रिक्ट थे। ही वॉज फन लविंग टू, वो काफ़ी फन लविंग टीचर भी थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मेड मिस्टर कीजिंग अलाउ एन टू टॉक इन क्लास। रहा है कि व्हाट मेड मिस्टर कीजिंग अलाउ एन टू टॉक इन क्लास, मतलब मिस्टर कीजिंग को किसने ऐसा करने पे मजबूर कर दिया कि वो अलाउ कर दें, किसको, एन फ्रैंक को, कि वो अब क्लास में बात कर सकती थी, उसे अब कोई भी रोकेगा टोकेगा नहीं। एंड द आंसर इज, एन वॉज एबल टू जस्टिफाई हर टॉकेटिव नेचर एवरी टाइम शी वॉज पनिश्ड बाय मिस्टर कीजिंग। क्योंकि हर बार जब मिस्टर कीजिंग उसके बात करने के लिए उसको पनिश करते थे, तो वह हर बार अपनी टॉकेटिव नेचर को जस्टिफाई करने के लिए काफ़ी अच्छा आर्गुमेंट दे देती थी। ऑन 3 ओकेजन्स, और इन तीनों मौके पे, एज अ पनिशमेंट ही गेव हर टॉपिक्स टू राइट एसेज ऑन, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है। हाउएवर ऑन ईच ओकेजन, हालांकि हर एक ओकेजन पे, हर एक मौके पे, ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द मैनर इन विच सी प्रेजेंटेड हर आर्गुमेंट्स। और मिस्टर कीजिंग एन फ्रैंक के आर्गुमेंट से काफ़ी इम्प्रेस्ड हो जाते थे, है ना, काफ़ी इम्प्रेस्ड, मतलब उसकी जो आर्गुमेंट्स होती थी वो काफ़ी लॉजिकल हुआ करती थी, जो कि काफ़ी अच्छा लगता था मिस्टर कीजिंग को। फाइनली मिस्टर कीजिंग एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट एन वुड ऑलवेज बी दैट वे। और अंत में मिस्टर कीजिंग ने ये मान लिया, ये तय कर लिया कि एन जो है वो हमेशा वैसी ही रहेगी, वो बदलने वाली नहीं है। Hence she was allowed to talk in class, और इसीलिए उसे अलाउ कर दिया गया था कि वो क्लास में बातचीत कर सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस सेक्शन में इतना ही रहने देते हैं, और इसके पार्ट 2 में, है ना, इसके पार्ट 2 में हम लोग यहाँ से देखेंगे थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट से। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इसका पार्ट 2 तभी बनाया जाएगा जब इस पे लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे कि हाँ इसका पार्ट 2 बनाया जाए। तो अगर ये ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव आपको लगा हो ये वीडियो, है ना, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो एक लाइक ज़रूर करना है, और प्लीज़ मेक पार्ट 2, और प्लीज़ डेवलप पार्ट 2 ज़रूर कमेंट करना है। तो फिर इसके बाद मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा, और मैं इसी तरह से क्वेश्चंस को भी और आंसर्स को भी डिस्कस करूँगा। इससे पता क्या चलेगा कि आपके जो चैप्टर्स हैं ना, उनके रिवीजन भी काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, और आपको बस देखना है, मेहनत में आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना यू नीड पार्ट 2 और नॉट। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।